नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 12 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो हमेशा की तरह आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत दमदार और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाला होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल के ऊपर हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। बहुत सारे टीचर अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप दिल थाम के बैठिए। आपकी हर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, बहुत दमदार तरीके से करवाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप रोज़ाना इस क्लास को देखते रहिए। सुबह 6 बजे हमारी ये क्लास होती है रोज़ाना। इस क्लास का PDF भी आपको मिलता है। PDF जो आपको मिलता है वो मिलता है टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 12 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6 और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ करंट अफेयर की क्लास लेकर के। प्यारे साथियों, आज का जो करंट अफेयर है वो आज होने वाला है आपका 12 दिसंबर का करंट अफेयर। डेली मैं आपको ये करंट अफेयर करवाता हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके 25 से 30 मिनट का समय लेता हूँ और ये 25 से 30 मिनट का जो समय होता है ये बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे फैक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों, साथ में तो आपको करंट अफेयर मिलता है प्रीवियस ईयर का भी, पीछे का भी। इसके साथ साथ प्यारे साथियों यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलता है, एक क्वेश्चन का टेस्ट भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको प्यारे साथियों यहाँ पर स्टैटिक जीके भी साथ में मैं करवाता हूँ, है ना। जो भी स्टैटिक जीके होता है वो भी मैं आपके लिए करवाता हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि मेरा सहयोग कीजिए, क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। अगर आप क्लास को शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 12 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था वो था कि उस पत्रकार का नाम आपको बताना है जिसने एक उपन्यास लिखा था द सिटी एंड द सी। इस द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। ये द सिटी एंड द सी नाम का जो उपन्यास है वो किसने लिखा? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, राजकमल झा। ठीक है, राजकमल झा ने ये आपका द सिटी एंड द सी नाम का उपन्यास लिखा और इसको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चनों की। और स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके 2019 के और 2020 के मिक्स क्वेश्चन होंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2019, यानी कहने का मतलब सतत विकास लक्ष्य का एक इंडेक्स जारी किया था नीति आयोग ने। इस नीति आयोग के इस इंडेक्स में, इस सूची के अंदर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था? तो राजस्थान को इस सूची के अंदर जो स्थान मिला था वो था आपका 18वां स्थान। कौन सा स्थान? 18वां स्थान मिला था राजस्थान को। तो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, नीति आयोग ने जो SDG इंडिया इंडेक्स 2019 जो लॉन्च किया था उसमें राजस्थान को 18वां स्थान मिला। इसमें जो प्रथम स्थान मिला था प्यारे साथियों वो मिला था केरल को। ठीक है, केरल को इसमें फर्स्ट स्थान मिला था। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को किसके उत्पादन के लिए वर्ष 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? राजस्थान को किसके उत्पादन के लिए वर्ष 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, दलहन उत्पादन के लिए। किसके लिए? दलहन उत्पादन के लिए राजस्थान को 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। दोस्तों, कर्नाटक में एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें 2017, 16 और 17 का जो कृषि कर्मण पुरस्कार है वो दलहन उत्पादन के लिए राजस्थान को दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और दोस्तों, इसके साथ साथ प्रशंसा अवार्ड भी दिया। प्रशंसा अवार्ड भी किसको मिला था? राजस्थान को मिला था 2017-18 का। तो ये क्वेश्चन एक ऐड और कर दिया मैंने इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। प्रशंसा अवार्ड 2017-18 का राजस्थान को मिला था दलहन के लिए ही। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है
ग्रीनपीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो प्यारे साथियों, राजस्थान के जो शहर थे उनकी संख्या थी 8, यानी टॉप 50 में, टॉप 50 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल थे? तो आपके 8 शहर शामिल थे। अब ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो ध्यान रखना, ग्रीनपीस इंडिया ने इसको जारी किया। इसमें राजस्थान के 8 शहर शामिल थे। वो कौन कौन से शहर थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर पर था आपका जोधपुर, जो 12वें स्थान पर था। उस 50 में से 12वें स्थान पर आपका कौन था? जोधपुर। भरतपुर 21वें स्थान पर था। अलवर 26वें स्थान पर था। भिवाड़ी आपका 31वें स्थान पर था। जयपुर 34वें स्थान पर था। कोटा 42वें स्थान पर था। चित्तौड़गढ़ 45वें स्थान पर था। और उदयपुर आपका 49वें स्थान पर था। तो ये 8 शहर इस रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। प्रदूषण रिपोर्ट थी ये। सबसे ज़्यादा प्रदूषण के मामले में जोधपुर, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये 8 जिले शामिल किए गए थे इस रिपोर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ध्यान रखना, पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेशन जो सेंटर है वो प्यारे साथियों किसके सहयोग से राजस्थान में इसकी स्थापना की गई? तो बायरेक्स नाम की जो संस्था है प्यारे साथियों, बायरेक्स नाम की संस्था के साथ मिलकर के राजस्थान के अंदर पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पीछे का क्वेश्चन है, इतनी डिटेल बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्वेश्चन सीधा सीधा याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किसानों को सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए किस पोर्टल की स्थापना की गई? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किसानों को सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए जो आपकी जो पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है आपका राजस्थान राज किसान साथी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज किसान साथी नाम का जो आपका पोर्टल है वो सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए किसानों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, बिल्कुल, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों आज के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले जो 5 क्वेश्चन मैंने करवाए वो आपके 2019 और 20 के मिक्स थे, लेकिन अब हम बात करते हैं आज यानी 12 दिसंबर के करंट अफेयर की बात करते हैं। और उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में जारी शिक्षा विभाग की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? हाल ही में राजस्थान में शिक्षा विभाग की एक रैंकिंग जारी की गई है, उसमें कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो प्यारे साथियों चूरू जिला इसमें प्रथम रहा है, शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों चूरू जिले से ही मैं बिलोंग करता हूं। मेरा जो जिला है वो शिक्षा विभाग की जो रैंकिंग आई है नवंबर 2020 की जो आपकी रैंकिंग आई है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है चूरू जिले ने। अच्छा, ये जो शिक्षा विभाग की जो रैंकिंग है वो किस आधार पर आती है? तो एक पहली बात तो ये हर माह रैंकिंग जारी की जाती है, प्रत्येक महीने ये रैंकिंग आती है। अब की बार जो आई है वो नवंबर 2020 की आई है, इसमें चूरू जिला प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों ये जो रैंकिंग है ना, ये रैंकिंग किसके आधार पर आती है? भाई सरकारी स्कूलों में कितने नामांकन बढ़े, यानी कितने एडमिशन ज़्यादा हुए, कितना वहाँ पर जन सहयोग मिला, कितना वहाँ पर परिणाम आया, किस प्रकार की वहाँ पर भौतिक सुविधाएं हैं, कितने वहाँ पर स्कूल शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है ना। तो इस प्रकार से पॉइंट देखे जाते हैं और उन मामलों में राजस्थान का चूरू जिला क्या आया है, इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के युवाओं को राजस्थान स्टेट स्ट्राइड अवार्ड से सम्मानित कब किया जाएगा? राजस्थान के जो युवा हैं प्यारे साथियों उनको राजस्थान स्टेट स्ट्राइड अवार्ड से कब सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कब सम्मानित किया जाएगा आपका? तो आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के दिन, विज्ञान दिवस जो होता है ना आपका विज्ञान दिवस के दिन 28 फरवरी को राजस्थान स्टेट स्ट्राइड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा राजस्थान के 24 युवाओं को। कितने युवाओं को? 24 युवाओं को, ध्यान रखना 24 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा राजस्थान स्टेट स्ट्राइड अवार्ड 28 फरवरी 2021 में। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार डालमेशियन पेलिकन प्रजाति का पक्षी देखा गया है? डालमेशियन पेलिकन प्रजाति का जो पक्षी है वो पहली बार राजस्थान के किस जिले में देखा गया है? तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर में दोस्तों। जैसलमेर में हाल ही में
राजस्थान के अंदर पहली बार डालमेशियन पेलिकन प्रजाति का पक्षी देखा गया है। डालमेशियन पेलिकन प्रजाति के जो पक्षी होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है प्यारे साथियों, इनकी चोंच क्या होती है, लंबी होती है। चोंच इनकी लंबी होती है और लंबी लंबी नहीं प्यारे साथियों, भारी भी बहुत ज़्यादा होती है। और उस चोंच के कारण इनकी गर्दन में लचक होती है। इन चोंच भारी होने के कारण इनकी जो गर्दन होती है उसमें क्या होती है, लचक होती है। ठीक है ना, लचक होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो डालमेशियन पेलिकन प्रजाति के जो पक्षी हैं वो पहली बार राजस्थान में कहाँ देखे गए हैं, तो जैसलमेर के अंदर देखे गए हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में श्री भंवर सिंह बाटी को कौन सा मंत्री पद दिया गया है? तो प्यारे साथियों आपको पता है भंवर सिंह बाटी हमारे राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उच्च शिक्षा मंत्री का पद किसके पास है? भंवर सिंह बाटी के पास। और दोस्तों शिक्षा मंत्री का जो पद है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मंत्री का पद किसके पास है? तो आपको पता है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं भंवर सिंह बाटी। ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा आपके क्या हैं? माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा मंत्री हैं। चिकित्सा मंत्री का नाम आपको बताना है और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री का नाम मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, कुछ दिन पहले। मैं लगातार आपको एक एक क्वेश्चन इस प्रकार का करवा रहा हूं, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है चिकित्सा मंत्री का राजस्थान का क्या नाम है और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री का क्या नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर से भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किन 2 खाड़ी देशों के 6 दिवसीय दौरे पर हैं? दोस्तों थल सेना जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने वो 2 खाड़ी देशों के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। तो वो 2 देश कौन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, वो देश हैं आपके सऊदी अरब और यूएई। सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, सऊदी अरब और यूएई के दौरे के ऊपर कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। चलिए, इन दोनों देशों की यात्रा करने वाले मनोज मुकुंद नरवाने पहले भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। इससे पहले किसी भी थल सेना प्रमुख ने इन 2 देशों की यात्रा नहीं की है, ये प्रथम है। दूसरी बात, भारत और सऊदी अरब ने पिछले साल आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की थी। अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों भारत और सऊदी अरब की, भारत और सऊदी अरब ने पिछले साल आपसी सहयोग यानी आपस में सहयोग बढ़ाने के मामले के लिए या आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए एक परिषद बनाई थी। उस परिषद का नाम आपको ध्यान रखना है रणनीतिक साझेदारी परिषद। अगली बात, यहां पर हम बहरीन की बात कर लेते हैं क्योंकि बहरीन ऑप्शन में दे रखा है। तो बहरीन इसी साल मंगल मिशन जिसका नाम है होप मिशन, मंगल मिशन जिसका नाम है होप मिशन लॉन्च करने वाला पहला खाड़ी देश बनेगा या बना है। अभी हाल ही में होप मिशन लॉन्च किया था बहरीन ने। मंगल मिशन था ये आपका होप मिशन। ये ऐसा करने वाला पहला अरब देश या फिर खाड़ी देश है। इसके साथ साथ प्यारे साथियों यूएई ने क्या किया? इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के लिए शांति समझौता किया और इजराइल के साथ ऐसा करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? आपका यूएई बना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने पड़ते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत कितनी है? जो नया आपका संसद भवन बना है मेरे प्यारे साथियों, उसकी कीमत कितनी है, उसकी लागत कितनी है ना, उसके ऊपर कितना खर्चा आया है? उसके ऊपर 971 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। कितने करोड़ रुपए का? 971 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इस नए संसद भवन के परिसर पर। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया जाएगा। कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है ये? तो 64,500 वर्ग मीटर में किया जाएगा। दोस्तों नया जो संसद भवन बनेगा वो कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो नया संसद भवन है प्यारे साथियों, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका हिस्सा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दूसरी बात, नया संसद भवन है ना, वो पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। 17,000 वर्ग मीटर क्या होगा? बड़ा होगा पुराने संसद भवन से। नए जो संसद भवन है, नए संसद भवन में टोटल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं।
72 सीटें, उसमें से 888 सीट तो लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए कितनी है, 384 सीट। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पुराने संसद भवन के बारे में। प्यारे साथियों, पुराना जो संसद भवन है वो आपको पता है गोल है इस प्रकार से, इसका जो व्यास है वो कितना है आपका 566 मीटर, 566 मीटर व्यास है। और दोस्तों इसका निर्माण है वो 1921 में किया गया था और इसका उद्घाटन कब किया गया था, 28 जनवरी 1927 में। किसने किया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है पुराने संसद भवन के बारे में। दोस्तों ये जो पुराना संसद भवन है और जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं, तो रायसीना की पहाड़ी पर बने हुए हैं। ये बात तो आप सभी को पता है। दोस्तों ब्रिटिश काल के इन भवनों का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। यानी जो पुराना जो संसद भवन है, आपका राष्ट्रपति भवन है, उसका डिजाइन किसने बनाया था, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि नासा ने हाल ही में अपने आर्टेमिस मून मिशन के लिए अंतिम चयन में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया है। यानी नासा हाल ही में क्या करने वाला है, आर्टेमिस मून मिशन को लॉन्च करने वाला है। तो इसके लिए किस भारतीय को अंतिम रूप से चयन किया गया है, किस भारतीय का अंतिम रूप से चयन किया गया है इस आर्टेमिस मून मिशन के लिए। तो प्यारे साथियों उनका नाम है राजा जॉन तुरपुतुर-चारी। राजा जॉन तुरपुतुर-चारी, इनको आर्टेमिस मून मिशन के लिए चयन किया गया है अमेरिका के अंदर नासा के द्वारा। ठीक है, अच्छा देखिए, चारी दूसरे भारतीय होंगे जो चांद पर कदम रखेंगे। दोस्तों ये जो मून मिशन है आर्टेमिस, ये चंद्रमा पर जाएगा, नासा के द्वारा छोड़ा जाएगा। और इसमें भारत के कौन शामिल हुए हैं, तो राजा जॉन तुरपुतुर-चारी इसमें शामिल हुए हैं। और चारी ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय होंगे जो चांद के ऊपर जाएंगे। दोस्तों नासा 2024 में 18 सदस्यों का एक दल अपने मून मिशन आर्टेमिस मिशन को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। यानी आर्टेमिस में कितने लोग होंगे, तो इसमें 18 सदस्यों की टीम होगी, उसमें चारी जी भी क्या होंगे, शामिल होंगे। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में प्यारे साथियों इन 18 में से 9 तो क्या होंगी, महिलाएं होंगी। 18 में से 9 तो क्या होंगी, आपकी महिलाएं होंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से प्यारे साथियों ध्यान रखना है। नासा की अगर बात करते हैं तो नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर, अंतरिक्ष में क्या किया था, मूली उगाने वाला पहला अंतरिक्ष एजेंसी बना था। पहला देश बना था आपका अमेरिका, और पहला अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा बना था, तो नासा बना था, मूली उगाने वाला आपका अंतरिक्ष के अंदर। दोस्तों नासा के सोफिया नामक टेलीस्कोप ने चंद्रमा पर पहला ज्ञात पानी की खोज की है। यानी कहने का मतलब नासा का जो सोफिया नामक टेलीस्कोप है उसने चंद्रमा के ऊपर क्या किया है, पानी को खोजा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से प्यारे साथियों नासा का जो ओसिरिस रेक्स नाम का जो यान है, ओसिरिस रेक्स नाम का जो यान है प्यारे साथियों, उन्होंने हाल ही में क्या किया था, बेनु क्षुद्र ग्रह पर उतरने का कारनामा किया था। बेनु क्षुद्र ग्रह के ऊपर गया है आपका नासा का ओसिरिस रेक्स नाम का यान। यहाँ पर हम नासा की बात करते हैं तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रमुख का क्या नाम है, तो जिम ब्रिडेनस्टाइन। ब्रिडेनस्टाइन इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, पोटोमेक नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे। इसी प्रकार से आपका न्यूयॉर्क जो शहर है, न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क शहर आपका हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत आपकी की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने की है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो राममूर्ति नगर से की गई है। बीओबी राममूर्ति नगर से की गई है, बेंगलुरु से। ठीक है, यहाँ पर हम बीओबी की बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है और इसके चेयरमैन का नाम है प्यारे साथियों हसमुख आध्या। और इसके एमडी और सीईओ हैं सुजीव चड्डा। सुजीव चड्डा इसके क्या हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चेयरमैन मैंने आपको बता दिया। अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 2023 में
इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स का जो आयोजन किया जाएगा वो मेडागास्कर में किया जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में इंडियन ओशियन जो आइलैंड गेम होंगे प्यारे साथियों वो मेडागास्कर में होंगे। और मेडागास्कर प्यारे साथियों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। तो ये बात पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई जो आपकी अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनिका सोरेनस्टेम। एनिका सोरेनस्टेम इसका क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा, एनिका सोरेनस्टेम जो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है, एनिका सोरेनस्टेम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनिका जी जो हैं, एनिका जी ने किसका स्थान लिया है? तो एनिका जी ने पीटर डॉसन की जगह ली है। किसकी जगह ली है? पीटर डॉसन की जगह ली है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एनिका स्वीडन की क्या है? पूर्व गोल्फ खिलाड़ी हैं। एनिका स्वीडन की पूर्व गोल्फ खिलाड़ी हैं और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका लूसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। ये बात पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू किया जाएगा? भारत में पहली बार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट किया जाएगा। ये कब से स्टार्ट किया जाएगा? तो ध्यान रखना, कब से स्टार्ट किया जाएगा? तो ये आपका स्टार्ट किया जाएगा जनवरी 2021 से। कब से स्टार्ट किया जाएगा? जनवरी 2021 से स्टार्ट किया जाएगा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आपका स्टार्ट किया जाएगा जनवरी 2021 से। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो प्यारे साथियों, इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना, यानी एक आईडी प्रदान की जाएगी, स्वास्थ्य आईडी जिसको कहेंगे हम। और वो जो स्वास्थ्य आईडी होगा प्यारे साथियों वो एक प्रकार का हेल्थ अकाउंट होगा हमारा। क्या होगा? एक प्रकार का हेल्थ अकाउंट होगा। ठीक है, और इस अकाउंट में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति, उपचार और निदान जैसे मेडिकल रिकॉर्ड रखे जाएंगे। और प्यारे साथियों, इस मिशन का संचालन कौन करेगा? इस मिशन का संचालन करेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका क्या करेगा? संचालन करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक का टीका लेने वाली विश्व की पहली व्यक्ति महिला कौन बनी है या बने हैं, ये आपको बताना है। तो उनका नाम है मार्गरेट किनन। मार्गरेट किनन जो है वो फाइजर बायोएनटेक का जो टीका है, वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लेने वाली पहली महिला बनी है, मार्गरेट किनन। मार्गरेट किनन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फाइजर बायोएनटेक जो आपकी वैक्सीन है प्यारे साथियों वो फाइजर और बायोएनटेक कंपनी ने मिलकर के बनाई है। फाइजर आपकी अमेरिका की कंपनी है और बायोएनटेक आपकी जर्मनी की कंपनी, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। और इस फाइजर बायोएनटेक को के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना था? ब्रिटेन बना था। ये बात मैंने हाल ही में आपको बताई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 2020 को दूसरे लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसने किया? लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, वर्तमान में राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख के क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके राधाकृष्ण माथुर। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो लद्दाख है वो 31 अक्टूबर 2019 में अस्तित्व में आया था। और वर्तमान में लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, तो ध्यान रखना, लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किया आपके राधाकृष्ण माथुर ने। राधाकृष्ण माथुर क्या हैं? आपके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से जयराम रमेश और अमित आहूजा दोनों को किया गया। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयराम रमेश और
अमित आहूजा दोनों को कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया। और इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, जयराम रमेश की जो बुक है उनका नाम है ए चेक्यूर्ड ब्रिलियंस द मनी लिव्स ऑफ केवी कृष्णा मेनन। ये इनकी पुस्तक का नाम है। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी, इसी पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 दिया गया जयराम रमेश को। इसी प्रकार से अमित आहूजा की जो पुस्तक है प्यारे साथियों, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथेनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मोमेंट्स, ये भी पुस्तक आपकी है अमित आहूजा की। लंबा नाम है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए भी इनको क्या मिला? कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज मिला। हम यहाँ पर 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जो ओनित सानी थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हाउ इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो ये एक पुस्तक है किनकी? ओनित सानी की। इनको भी 2019 में मिला था कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2019। 2020 भी बता दिया और 2019 भी आपको बता दिया। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया था? 2018 से। और इसके तहत आपको क्या मिलता है? 15 लाख रुपए मिलते हैं। इनामी राशि कितनी मिलती है? तो 15 लाख रुपए की इनाम आपको मिलता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजेश बिंदल निम्न में से किस हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? राजेश बिंदल कौन से हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इसके बने हैं आपके, ये बने हैं आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जो आपके नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? राजेश बिंदल बने हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। दोस्तों, राज्य के रूप में गठन जो किया गया जम्मू कश्मीर का, वो 14 मई 1954 को किया गया था। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ध्यान रखना बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, आज के ये 15 क्वेश्चन थे। अच्छे से आपको समझने की कोशिश मैंने करवाई है, समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर गलती हो गई है, कोई दिक्कत आपको हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपके लिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखना चाहूँगा कौन कौन कमेंट करता है। अगर प्यारे साथियों मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।